तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का पहला वीडियो होगा और आज दोस्तों हम इस वीडियो में ऊष्मा के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। जो भी हीट होती है ना, तो हीट के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो होगा वो दोस्तों भौतिक विज्ञान में ऊष्मा हीट के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। और दोस्तों हम हीट को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ऊष्मा अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। दोस्तों, एक वेव और एक दोस्तों हीट, ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर हैं। उसके बाद दोस्तों लाइट और यहाँ पर प्रकाश बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। तो दोस्तों हम हीट को दो भागों में पढ़ने वाले हैं और आज का दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। तो अगर हम दोस्तों भौतिक विज्ञान की दोस्तों बात करें तो भौतिक विज्ञान को यहाँ पर हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। जो दोस्तों यहाँ पर पहला पार्ट होगा उसको दोस्तों हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे और जो हमारा दोस्तों दूसरा पार्ट होगा उस पार्ट में जो भी दोस्तों भौतिकी के न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, नियम होते हैं, तो उनके बारे में भी हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। मतलब कि जो भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से मतलब फॉर्मूले होते हैं और सवाल दोस्तों कौन कौन से बनेंगे, टॉपिक से कौन कौन से सवाल आएंगे, कौन कौन से फॉर्मूलास बनेंगे, तो उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें हीट की, कि हीट दोस्तों क्या होती है, मतलब हीट के बारे में आप क्या जानती हैं, इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो हीट दोस्तों एक ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा का एक रूप क्या होता है, हीट होती है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों दोस्तों सेम ही होती हैं। तो ऊष्मा और ऊर्जा क्या होती, दोनों दोस्तों एक दूसरे के रूपांतरित होती हैं। और इसका मतलब होता है कि जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में और तपांतर के कारण स्थानांतर, उसको ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा का दोस्तों ट्रांसफ़र होता है। ऊष्मा का हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर ऊष्मा और ऊर्जा को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपने दोस्तों भौतिकी में पढ़ा होगा, कि आपने 7वीं 8वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि कभी भी दोस्तों, कि कभी भी हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जो एनर्जी होती है उसको कभी भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि दोस्तों एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। ऊष्मा और ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वस्तु को ऊष्मा दोस्तों 3 प्रकार से प्राप्त होती है। जब हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा उस वस्तु में 3 प्रकार से उस वस्तु का एक प्रकार से विकास होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वहाँ पर इसमें दोस्तों इसका रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है और आयतनिक प्रसार होता है। यहाँ पर मान लो दोस्तों, यहाँ पर एक लोहे की छड़ है। अगर हम लोहे की छड़ को दोस्तों गर्म करते हैं, अगर हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वह लोहे की छड़ 3 प्रकार से उसमें विस्तार होगा। अब वो 3 प्रकार से कौन कौन प्रकार से उसमें विस्तार होगा, उसके दोस्तों रेखीय विस्तार में परिवर्तन होगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा और आयतनिक प्रसार होगा। मतलब कि जब हम लोहे की छड़ को या किसी वस्तु को ऊष्मा देते मतलब गर्म करते हैं तो उसमें दोस्तों रेखीय प्रसार मतलब कि उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, क्षेत्रीय प्रसार मतलब कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और आयतनिक प्रसार मतलब आयतनिक प्रसार का मतलब होता है कि उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसके 3 रूपों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है और उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको अल्फा से और यहाँ पर दर्शाते हैं, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसको बीटा से दर्शाते हैं और जो आयतन में परिवर्तन होता है उसको गामा से दर्शाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो वह वस्तु दोस्तों 3 प्रकार से उसमें प्रसार होगा, मतलब 3 प्रकार से फैलेगी वो। मतलब वो लंबाई के रूप में फैल सकती है, क्षेत्रफल के रूप में भी फैलेगी, मतलब उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा और उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। जब दोस्तों इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर इसमें अल्फा रूप से परिवर्तन होता है। मतलब कि किसी वस्तु में अगर 20 सेंटीमीटर लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसका दोस्तों जो जो भी
क्षेत्रफल होता है तो उसके क्षेत्रफल में 40 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा और उसके आयतन में 60 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीनों जो परिवर्तन होते हैं ये 1 और यहाँ पर रेशियो 3 के रूप में काम करते हैं। मतलब कि ये 1:2:3 के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर दोस्तों 20 सेंटीमीटर का परिवर्तन होगा तो इसमें दोस्तों 40 का परिवर्तन हो जाएगा और इसके लास्ट वाले में 60 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार के दोस्तों बारे में बात किया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके ऊष्मीय प्रसार की। मतलब कि दोस्तों जब भी ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र कितनी विधियों के द्वारा होता है इसके बारे में दोस्तों हमको बात करना है। मतलब कि जब भी ऊष्मा का यहाँ पर प्रसार होगा, मतलब जब भी दोस्तों यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो हीट का ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है उसकी विधियों के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है वो 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। एक होती चालन विधि, उसके बाद विकिरण विधि और संवहन विधि और वाष्पन विधि। तो 4 टाइप से जो है ऊष्मा का एक प्रकार से प्रसार होता है या कि विस्तार होता है कि ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर जो चालन विधि होती है, चालन विधि का दोस्तों मतलब होता है कि धातुओं में होती है। मतलब आप यह दोस्तों बात याद रखना कि चालन विधि किसमें, धातुओं में होती है। मतलब कि जब भी किसी धातु को हम गर्म करेंगे, कोई भी दोस्तों धातु जब गर्म होती है तो वह चालन विधि के माध्यम से गर्म होती है। मतलब कि यह सबसे धीमी गति से होती है। मतलब कि जो चालन विधि होती है और वह सबसे धीमी गति से होती है और इसके द्वारा हमेशा धातुएं गर्म होती हैं। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जब हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो लोहे की छड़ जब गर्म होगी तो वह चालन विधि के माध्यम से गर्म होगी और यह बहुत धीरे धीरे गर्म होती है दोस्तों। इसके पार्ट बाई पार्ट बहुत धीरे धीरे दोस्तों गर्म होती है। और यह जो विधि होती है चालन विधि, इसमें दोस्तों जो लोहा होता है ना वो पार्ट बाई पार्ट बहुत ही धीरे इसका गर्म होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं विकिरण विधि के बारे में कि जो भी विकिरण विधि होती है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर विकिरण विधि की बात करें तो विकिरण विधि दोस्तों तो निर्वात में होती है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों यह कि निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दोस्तों प्रकाश और हवा ना हो उसको निर्वात बोलते हैं। तो विकिरण विधि किस में होती है, तो विकिरण विधि निर्वात में होती है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें तो जो भी सूर्य की किरणें होती हैं वो दोस्तों विकिरण के द्वारा और गर्मी देती हैं और एक प्रकार से दोस्तों विकिरण विधि के द्वारा वो धरती तक पहुँच पाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो विकिरण विधि सबसे तेज होती है। मतलब कि जो भी दोस्तों सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं ना वो दोस्तों विकिरण विधि के माध्यम से पृथ्वी तक पहुँच पाती हैं और ये बहुत गर्म किरणें होती हैं। और विकिरण विधि दोस्तों सब विधियों में सबसे तेज होती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आप दोस्तों आग तापते हैं, जो आपको धूप लगती है, ये सब दोस्तों विकिरण विधि के माध्यम से होता है। आप दोस्तों अगर आग तापते हैं ना तो आग दोस्तों बहुत तेज़ी से आपको हीट देती है। मतलब कि वहाँ पर विकिरण विधि लग जाती है। जब दोस्तों आप धूप में बैठते तो दोस्तों धूप में बैठने के बाद आप 8-10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा हीट आपके शरीर में जनरेट हो जाती है। वो भी किसके माध्यम से होती है, तो वह भी दोस्तों विकिरण विधि के द्वारा होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं संवहन विधि की कि जो भी ऊष्मा ट्रांसफ़र की संवहन विधि होती है वह क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जो भी संवहन विधि होती है ये पानी और गैसों में होती है दोस्तों। इसके द्वारा पानी गर्म होता है और गैसें गर्म होती हैं। तो आप दोस्तों यह बात याद रखना कि संवहन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है और गैसें गर्म होती हैं। मतलब कि दोस्तों इसके द्वारा जो पानी होगा ना तो पानी और वायुमंडल, मतलब कि जो पानी होता है और वायुमंडल होता है दोनों ये संवहन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम वाष्पन विधि की। जो भी दोस्तों वाष्पन विधि होती है तो वाष्पन विधि के माध्यम से तो दोस्तों क्या होता है, तो वाष्पन विधि के माध्यम से जो पानी होता है वो गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी ऊष्मीय प्रसार की विधियाँ होती जिसके द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है उन हम सभी विधियों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हीट के संबंध में एक वैज्ञानिक किरचॉफ थे। उन्होंने दोस्तों किरचॉफ
का नियम दिया था। अब वह दोस्तों किरचॉफ का नियम क्या है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। जो भी दोस्तों वैज्ञानिक किरचॉफ होते हैं, तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने यहाँ पर एक किरचॉफ का नियम दिया था। इसको दोस्तों बोलते हैं लॉ ऑफ किरचॉफ। इन्होंने ऊष्मा से संबंधित एक नियम दिया था और इन्होंने बताया था कि जो वस्तुएं दोस्तों अच्छी अवशोषक होती हैं, वही वस्तुएं अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। मतलब कि जो वस्तुएं अच्छी अवशोषक होंगी, वही वस्तुएं अच्छी उत्सर्जक होती हैं। यह दोस्तों किरचॉफ ने बताया था। अब दोस्तों बता तो दिया, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मतलब इसका दोस्तों अर्थ होता है कि जो वस्तु जल्दी गर्म होगी वो, और दोस्तों वही वस्तु जल्दी ठंडी भी होगी। मतलब किरचॉफ के नियम के आधार पर उन्होंने यह जो बताया था, उनका दोस्तों मतलब ये था कि जो वस्तु बहुत जल्दी गर्म होगी, वही वस्तु जो बहुत जल्दी ठंडी होगी। और जैसे जैसे दोस्तों लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो लोहा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मतलब किरचॉफ ने दोस्तों क्या बताया था कि जो वस्तुएं अच्छी अवशोषक होंगी, वही वस्तुएं अच्छी उत्सर्जक होंगी। मतलब कि जो वस्तुएं हीट को बहुत जल्दी दोस्तों पकड़ लेंगी, और वही वस्तुएं दोस्तों हीट को बहुत जल्दी छोड़ भी देंगी। जैसे लोहा होता है, लोहा दोस्तों बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो किरचॉफ ने अपना नियम दिया था, उसके हिसाब से दोस्तों जो लोहा होता है, उसके हिसाब से लोहा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो लकड़ी होती है, लकड़ी के बारे में दोस्तों यहाँ पर उल्टा नियम लगता है। अब दोस्तों लकड़ी क्या होती है, लकड़ी दोस्तों देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी होती है ना, वो बहुत देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ ने यही सब बताया है कि यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर धातु की बेंच होगी, तो यहाँ पर जो धातु की बेंच है, तो धातु की बेंच दोस्तों यहाँ पर जल्दी गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर लकड़ी की बेंच होगी, तो लकड़ी की बेंच यहाँ पर देर से गर्म होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऊष्मा के तापमान की, कि ऊष्मा को दोस्तों नापने के लिए कौन कौन से तापमानों की आवश्यकता पड़ती, कौन कौन से तापमापी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। जो भी ऊष्मा को मापने के लिए तापमापी उपकरण हैं, उसमें दोस्तों सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और रोमर होता है, और केल्विन होता है। मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन दोस्तों 4 प्रकार के तापमापी उपकरण होते हैं कि जिसके माध्यम से हम तापमान को मापते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सेल्सियस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस का जो आविष्कार किया था, वो स्वीडिश के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो सेल्सियस का आविष्कार स्वीडिश के वैज्ञानिक ने किया था। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें, तो सेल्सियस के माध्यम से दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सेल्सियस के द्वारा नापा जाता है। मतलब कि जो सेल्सियस होता है दोस्तों, सेल्सियस के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सेल्सियस के माध्यम से नापा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट का दोस्तों जो आविष्कार किया था, वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट। उन्होंने फ़ारेनहाइट का आविष्कार किया था। और इसका दोस्तों जो हिमांक होता है, वो 32 फ़ारेनहाइट से और 212 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। कितना होता है? वो दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। और अक्सर दोस्तों जो फ़ारेनहाइट होता है ना, उसका जो उपयोग करते हैं, वो अक्सर दोस्तों डॉक्टर लोग करते हैं। तो जो डॉक्टर लोग फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। इसके दोस्तों बाद हम बात करते हैं रोमर की, कि रोमर क्या होता है। दोस्तों रोमर का जो हिमांक होता है, वो 0 डिग्री से 80 डिग्री तक होता है। मतलब 0 डिग्री रोमर से और 80 डिग्री रोमर तक रोमर का हिमांक होता है। और रोमर का उपयोग दोस्तों सभी के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केल्विन। इसके दोस्तों बाद हम बात करते हैं केल्विन की, कि केल्विन के द्वारा कौन कौन से और कितने कितने बीच के तापमान को मापा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं। तो केल्विन में दोस्तों 273 केल्विन से 373 केल्विन तक के बीच के तापमान को मापा जाता है। और इसका दोस्तों यूज कौन करते हैं? इसका जो यूज करते हैं वो वैज्ञानिक लोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि केल्विन को दोस्तों डिग्री में चेंज नहीं करती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर डिग्री लगी है, यहाँ भी डिग्री लगी है, और यहाँ भी डिग्री लगी है, लेकिन केल्विन में दोस्तों डिग्री नहीं लगाया जाता है। मतलब कि केल्विन को केल्विन ही कहा जाता है। तो केल्विन का दोस्तों तापमान कितना होता है? तो केल्विन का तापमान 273 केल्विन से 373 केल्विन होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं
तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी दोस्तों हमने जो भी ऊष्मा को नापने के लिए जो भी उपकरण बनाए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, उसके बारे में दोस्तों वहाँ पर हमने अभी बात किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऊष्मा के दोस्तों कुछ अन्य तापमापी भी हैं, मतलब ऊष्मा जो है वो कुछ अन्य तापमापी उपकरणों के द्वारा भी ऊष्मा को नापा जाता है। दोस्तों वहाँ पर एक मिनिमम तापमान, दोस्तों आप एक मिनिमम तापमान को मापने के लिए आप तापमापी उपकरणों का यूज कर सकते हैं। जब दोस्तों तापमान बहुत हाई हो जाता है कि तापमान बहुत लो हो जाता है, तो उस तापमान को मापने के लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ विशिष्ट प्रकार के तापमापियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं अब द्रव तापमापी की, कि दोस्तों द्रव तापमापी का यूज कहाँ करते हैं। इसका जो यूज होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस से और दोस्तों 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब कि इसके द्वारा -30 डिग्री सेल्सियस से और 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को इसके द्वारा मापा जाता है। दोस्तों माइनस का मतलब क्या होता है, जब भी दोस्तों तापमान में माइनस आएगा तो तापमान में माइनस शब्द का मतलब होता है कि तापमान कम हो रहा है, और तापमान में प्लस शब्द का मतलब होता है कि तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गैस तापमापी की, कि गैस तापमापी के माध्यम से दोस्तों कितने का ताप मापा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी गैस तापमापी होता है, तो गैस तापमापी के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है, और इसके द्वारा दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। दोस्तों अभी तक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों पानी उबलने लगता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, इसके माध्यम से दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस के माध्यम से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो भी नाइट्रोजन गैस होती है, तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस के माध्यम से यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। दोस्तों जब गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस होती है, तो उसमें अपन 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापते हैं। जब इसमें हम भर देते हैं नाइट्रोजन गैस को, तो उसके द्वारा दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के बारे में, कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या होता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यह दोस्तों इसके द्वारा हम -200 डिग्री सेल्सियस से और 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके द्वारा मापा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ताप युग्म तापमापी की, तो ताप युग्म तापमापी के द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से और 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को इसके द्वारा मापा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी की, कि पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यह तापमापी दोस्तों सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट तापमापी है। इसके द्वारा दोस्तों सूर्य के प्रकाश का तापमान मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश इतना हाई वोल्टेज तापमाप का होता है कि उसके लिए दोस्तों पूर्ण विकिरण तापमापी की आवश्यकता होती है। और जो भी दोस्तों पूर्ण विकिरण तापमापी होता है, तो इसके द्वारा 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान मापा जाता है। मतलब कि दोस्तों पूर्ण विकिरण जो तापमापी होता है ना, उसमें 80 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान मापा ही नहीं जाता है। जब कभी भी यह तापमापी तापमान का मापन करेगा, तो यह दोस्तों हमेशा 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापता है। कौन? पूर्ण विकिरण तापमापी। और इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश का तापमान मापा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो ताप होता है ना, ताप दोस्तों जब माइनस में आता है तो ताप यहाँ पर कम हो जाता है, और ताप दोस्तों जब प्लस में आता है तो यहाँ पर ताप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जीरो में दोस्तों बर्फ जम जाती है और 100 में पानी उबलने लगता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं परम शून्य तापमापी की, कि जो परम शून्य तापमापी होता है उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि परम शून्य तापमान क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। इसके द्वारा दोस्तों अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती। मतलब कि जो भी बहुत अधिक तापमान होता है उसकी उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और किंतु जो वस्तु का न्यूनतम तापमान होता है दोस्तों, और जो वस्तु का न्यूनतम तापमान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस संसार में दोस्तों जो सबसे कम से कम तापमान है वो कितना है, वो -273 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि इस संसार में -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं है। तो उसको भी दोस्तों उस कम से कम तापमान को मापने के लिए दोस्तों उस कम से कम तापमान को ही क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। मतलब कि जो तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है, तो उस दोस्तों कम से कम तापमान को मापने के लिए परम शून्य तापमान उसको कहा जाता है। मतलब कि 273 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ही यहाँ पर परम शून्य तापमान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं
तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऊष्मा के दोस्तों कुछ प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक होती विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी होती ऊष्माधारता। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की और ऊष्माधारता की। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और ऊष्माधारता क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसका दोस्तों मतलब होता है कि यहाँ पर किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। मतलब विशिष्ट ऊष्मा का सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि जब दोस्तों आपके पास एक लोहे की छड़ होती है, जब दोस्तों आपको एक लोहे की छड़ के एक भाग का तापमान आपको बढ़ाना है और जब दोस्तों किसी वस्तु की एक भाग का तापमान आपको बढ़ाना है, तो उस वस्तु के एक भाग के तापमान को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मतलब कि जो बॉडी के एक पार्ट मतलब बॉडी के एक पार्ट की ऊष्मा को बढ़ाने के लिए जो ताप की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें ऊष्माधारता की कि ऊष्माधारता क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पूरे छड़ का तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माधारता कहा जाता है और ऊष्माधारता के माध्यम से पूरी बॉडी का तापमान बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारता में क्या मतलब है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा में हम किसी भी वस्तु के एक भाग का तापमान बढ़ाते हैं और जब वहीं पर बात करें अगर हम ऊष्माधारता की, तो ऊष्माधारता में दोस्तों हम उसी वस्तु के पूरे भाग का तापमान बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी वस्तु का एक तापमान बढ़ाने के लिए दोस्तों उसको वो विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है और पूरी बॉडी का तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माधारता कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, उसके बाद जल की होती है और जल के बाद पानी की होती है। और दोस्तों अगर किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर अधिक है, वस्तु जल्दी गर्म होगी और न ठंडी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हीट के बारे में दोस्तों समझा है। दोस्तों हम अभी हीट का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें दोस्तों हम हीट के फॉर्मूला और हीट के ऊपर बनने वाले जो सवाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए। दोस्तों आप स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अभी मैं हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप देखिए। तो दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।